कुशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सार्थक। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब तक हमने यहाँ पर 4 लेसन कवर कर लिए हैं। उनके अंदर हमने 1 जनवरी 2019 से लेकर 25 जनवरी 2019 तक का जो भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो उसी के आगे से यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर भी ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स यहाँ पर मिलते रहे एंड आपको जो करंट अफेयर का पोर्शन है इसके अलावा और भी जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पर कवर होते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से रिलेटेड। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को यहाँ पर 29 पोजीशन पे यहाँ पर रखा गया था। तो जो वर्ल्ड की टॉप 30 कंटेनर पोर्ट की लिस्ट निकली थी, मतलब सबसे ज़्यादा कंटेनर्स कहाँ पर आते हैं, तो वो जो लिस्ट निकली थी तो उसके अंदर इंडिया का ओनली 1 पोर्ट था। और वो कौन सा पोर्ट था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था यहाँ पर। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड थे। तो फर्स्ट जो पोर्ट था वो था शंघाई का एंड सेकंड जो पोर्ट था वो था सिंगापुर का। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 नंबर 2 कौन है यहाँ पर। एंड इसके अलावा हमारा जो पोर्ट है उसकी रैंकिंग क्या थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा यहाँ पर निकाली जाती है, ये जो रैंकिंग है किसके द्वारा दी जाती है। तो ये रैंकिंग दी जाती है वर्ल्ड शिपिंग काउंसिल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास बुद्धिस्ट ट्रायंगल से रिलेटेड। तो बुद्धिस्ट ट्रायंगल से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बुद्धिस्ट ट्रायंगल इन उड़ीसा, सबसे पहले तो किस स्टेट के अंदर है ये? तो उड़ीसा के अंदर ये। तो उड़ीसा के अंदर किन किन को मिला के यहाँ पर ट्रायंगल बोला गया है? अगर ट्रायंगल है तो मतलब 3 चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो सबसे पहले है ललितगिरी जिसको रेड हिल भी यहाँ पर बोला जा सकता है, उदयगिरी जिसको हिल ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है यहाँ पर, और रत्नागिरी जिसको हिल ऑफ प्रीशियस जेम भी यहाँ पर बोला जाता है। तो उड़ीसा के अंदर ये जो तीनों की साइड को मिला के जो ट्रायंगल बनता है इसको यहाँ पर क्या बोला जाता है? तो द गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर बोला जाता है। और ये उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ललितगिरी के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट साइट यहाँ पर मिली थी। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इस वजह से ही यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है यहाँ पर बनाया गया था। एंड इसके अलावा जो खुदाई हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारी जो एंशंट सील्स वगैरह और जो इंस्क्रिप्शन वगैरह होते हैं तो वो सब यहाँ पर निकले थे। एंड ये जो हेरिटेज और ये जो स्क्रिप्चर्स वगैरह जो यहाँ पर निकले थे ये किस इरा के थे? तो पोस्ट मॉडर्न इरा के यहाँ पर ये थे। तो आपको जैसा पता होगा, आपने अशोका के बारे में यहाँ पर पढ़ा होगा। देन अशोका के टाइम पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुद्धिस्ट जो धर्म था तो इसको काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनाइज यहाँ पर किया गया था, इसका काफ़ी ज़्यादा फैलाव किया गया था। एंड अशोक ने खुद अपने बेटे को और अपनी बेटी को यहाँ पर इसका प्रचार करने के लिए भेजा था। एंड अशोका की फैमिली से ही जो आगे चल के उसके वंशज जो निकले थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी उसको भी यहाँ पर करवाने में हेल्प की थी। तो इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड बुद्धिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिस्ट के अंदर 2 सेक्ट्स होते हैं यहाँ पर, महायान एंड हिनायान। लेकिन अगर आपको ये डायमंड ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको इतनी नॉलेज सफिशिएंट है, आप यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड सऊदी अरेबिया से रिलेटेड। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा डिजिटल करेंसी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलन आजकल बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर तो आरबीआई ने यहाँ पर बैन किया हुआ है इसको, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक ट्रेडिंग होती है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स आगे आ रही हैं कि हम भी इसको अब लीगलाइज़ कर दें, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को लीगलाइज़ नहीं करते हैं देन वो काम तो वहाँ पर होता रहता है। अगर आप लीगलाइज़ करने से आपको क्या फ़ायदा होता है, उससे रिलेटेड आपके पास ट्रांजेक्शन की डिटेल्स आ जाती हैं। अगर कोई इशू आता है तो आप उसको सोल्व भी यहाँ पर कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में यहाँ पर आ जाती हैं। तो यूएई एंड सऊदी अरेबिया की जो सेंट्रल बैंक है दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक करेंट कॉमन डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च की है जिसका नाम है आबेर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आबेर देखिए कि आबेर क्या है। तो ये डिजिटल करेंसी है, किस किस के द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है? तो यूएई एंड सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये चालू की गई है। एंड इसके अलावा और कौन कौन से डिजिटल करेंसी यहाँ पर है? तो आपने सुना होगा बिटकॉइन है, लिटकॉइन है, रिपल, कैश, मोनेरो, इथेरम। एंड इंडिया के अंदर भी जो एक निकला था लक्ष्मी कॉइन वगैरह। एंड बहुत से लोगों के आपके पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो यूएसए हैं या फिर इसके अलावा जो और अदर फॉरेन नेशन है वहाँ के लोगों के मैसेज आते होंगे कि आप हमें इतने डॉलर्स दीजिए, देन हम आपको इतने वीक के अंदर इतना % आपको इंटरेस्ट देंगे या आपके इतने बिटकॉइन हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर आरबीआई के द्वारा ये सब इलीगल है। एंड आगे जब हम लेसन्स के अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि
फेसबुक ने भी जो अपनी एक डिजिटल करेंसी है लिब्रा वो लॉन्च की है। इसके अलावा वेनेजुएला ने अपनी करेंसी है पेट्रो वो लॉन्च की है। तो बहुत सारे जो देश हैं वो अपने यहाँ पर एक जो पेपर करेंसी होती है उसके साथ साथ ही यहाँ पर डिजिटल करेंसी को भी यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास BN श्री कृष्णा से जो कमेटी थी तो उससे रिलेटेड है। तो BN श्री कृष्णा की जो कमेटी थी इन्होंने किस कमेटी को यहाँ पर हेड किया था, तो ICICI चेयरमैन जो चंदा कोचर जी का जो केस हुआ था वीडियोकॉन के साथ मिलके जो अपने पति के दोस्त को फ़ायदा देने का जो केस था, ठीक है, तो उसके अंदर जो जांच हुई थी उनके खिलाफ, तो उसको किसने हेड किया था, BN श्री कृष्णा जी ने हेड किया था। ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन BN श्री कृष्णा जी ने ही जो हमारी डाटा प्रोटेक्शन से जो रिलेटेड कमेटी है उसको भी यहाँ पर हेड किया था। एंड BN जो श्री कृष्णा है ये हमारे रिटायर्ड जजेस सुप्रीम कोर्ट के। एंड डाटा प्रोटेक्शन आपको पता होगा अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। इन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर से यहाँ पर बात की थी कि जो डाटा सेंटर है वो इंडिया के अंदर होना चाहिए, डाटा का कैसे कैसे यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, कौन कौन पब्लिक अथॉरिटी उसको यहाँ पर यूज़ कर सकती है, एंड किन किन देशों के साथ हम वो शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें थी तो वो सब इन जो कमेटी है BN श्री कृष्णा जी की उन्होंने यहाँ पर रिकमेंडेशन यहाँ पर दी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड। तो PCA के जो नॉर्म्स होते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो PCA नॉर्म्स होते हैं ये किसकी तरफ से लागू किए जाते हैं। तो PCA के जो नॉर्म्स होते हैं वो किसकी तरफ से लागू किए जाते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लागू किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पिछले कुछ सालों के अंदर जो बैंकिंग स्कैम से या बैंकिंग फ्रॉड की जो केस है बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जैसे आपने येस बैंक का देखा होगा, इसके अलावा आप जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का देखा होगा, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक का जो मेहुल चोकसी वगैरह के केस हुए थे, गीतांजलि वाले जो केस हुए थे, तो उसके अंदर होता क्या है कि बैंक खुद की भी वहाँ पर संलिप्त पाए जाते हैं। मतलब बैंकिंग के कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर उनके अंदर मिली भगत रहती है। तो अब RBI ने जो नॉर्म्स है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि बैंक किन किन को लोन दे सकती है, किन किन को लोन नहीं दे सकती है। इसके अलावा बैंक का टोटल एसेट कितना है, रिटर्न ऑन एसेट कितना है, तो उन सब के आधार पर PCA नॉर्म्स तैयार किए जाते हैं। अगर कोई बैंक इनके अंदर आ जाता है देन उसको लोन देने की मनाही कर दी जाती है, फिर वो लोन वोन वहाँ पर नहीं दे सकता, ओनली जो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो वहाँ पर उनकी चालू रहती है। तो PCA के जो नॉर्म्स होते हैं ये सबसे पहले RBI के द्वारा दिए जाते हैं। तो इसके अंदर न्यूज़ क्या थी बेसिकली कि बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जो 3 बैंक है ये PCA के नॉर्म से यहाँ पर बाहर निकल गए थे। अगर कोई भी बैंक PCA के अंदर आ जाता है देन उसको रिकैपिटलाइज किया जाता है, चाहे वो कहीं से लोन लेता है RBI से, चाहे फिर गवर्नमेंट उसको वहाँ पर रिकैपिटलाइजेशन करती है। जैसे कि आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंद्रधनुष स्कीम निकली थी उसके अंदर भी 70,000 करोड़ बैंक के अंदर इन्फ्यूज़ किया गया था। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने बड़े बैंक यहाँ पर होंगे देश के अंदर तो उतने ही अच्छी हमारी इकोनॉमी के लिए होगा। एंड जितनी हमारी पॉपुलेशन है एंड जितनी हमारी GDP है उस हिसाब से हमारे लगभग 5 से 6 बैंक यहाँ पर होने चाहिए ग्लोबल जो टॉप 100 बैंक्स हैं। लेकिन अभी ओनली हमारा एक ही यहाँ पर बैंक है। तो बैंकों को और अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करवाने के लिए PCA के नॉर्म्स यहाँ पर चालू किए गए हैं। एंड PCA के नॉर्म्स के अंदर मेनली 3 पैरामीटर्स यहाँ पर देखे जाते हैं जो है कैपिटल टू रिस्क, वेट एसेट रेशियो, इसके अलावा नेट NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितने हैं बैंक के पास, इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट, आपका रिटर्न ऑन एसेट कितना है, मतलब आपने जो एसेट्स दिए हुए हैं उस पर आपका कितना रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। तो ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। तीनों के बेसिस पे यहाँ पर किसी बैंक को डिसाइड किया जाता है कि वो PCA के नॉर्म्स के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास रोडियो से रिलेटेड। तो रोडियो हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो रोडियो एक जो चेन्नई है तो उन्होंने यहाँ पर रोडियो रोड सेफ्टी ऐप है, ठीक है, रोड सेफ्टी रोबोट है जिसका नाम है रोडियो। एंड आप देख सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में कितने आगे बढ़ रहे हैं। जिससे अभी कोरोना वायरस है, देन कोरोना वायरस के अंदर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने ये इनिशिएटिव चालू किया था कि वो अपने यहाँ रोबोट से इसका इलाज करें, रोबोट से दवाई या खाना वगैरह पहुँचाएं ताकि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं आए। ऐसे रोडियो जो यहाँ पर रोबोट है ये यहाँ पर लॉन्च किया गया था चेन्नई पुलिस के द्वारा। तो इसके अंदर होगा क्या कि वो यहाँ पर जो रोड सेफ्टी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। एंड इसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जाएगा, तो आप ओनली एक ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा इसको यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो चेन्नई के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है इसरो से रिलेटेड। तो इसरो ने यहाँ पर उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो उन्नति प्रोग्राम की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है, तो यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो एंड विल वर्क फॉर नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है नैनो सैटेलाइट के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर किया जाएगा। तो ये
जो उन्नति प्रोग्राम है ये 3 साल के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया था एंड बेसिकली 3 बैचेस के अंदर यहाँ पर होगा। एंड इसका जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि 90 ऑफिशियल्स को, ठीक है, ये ऐसा नहीं है ये ओनली स्टूडेंट्स के लिए या 9th-10th के स्टूडेंट को आप ले जाकर नैनो जो सैटेलाइट है उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ा रहे हो, वैसा नहीं है। तो इसके अंदर 90 ऑफिशियल्स फ्रॉम 45 कंट्रीज़ के जो आएंगे तो उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा 3 ईयर्स के अंदर। उनके टोटल 3 बैचेस यहाँ पर बनेंगे एंड इसके अलावा वो कैसे कैसे यहाँ पर वर्क करेंगे, तो वर्क ऑन नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा उसकी डेफिनेशन कैसे रहेगी, उसकी यूटिलिटी कैसे है स्पेस के फील्ड में, डेब्रिस को हटाने के लिए उसकी असेंबली कैसे होगी, उसका इंटीग्रेशन कैसे होगा एंड उसकी टेस्टिंग वगैरह कैसी होगी, तो उसके फील्ड के अंदर इसरो यहाँ पर उनको जो क्या करेगा उनको ट्रेनिंग देगा। तो ये बेसिकली क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट के रूप में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उन्नति की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है, जो छोटे एग्जाम से वहाँ पर फुल फॉर्म आ जाती है कि उन्नति के अंदर एन क्या है, ए क्या है, यू क्या है, इसके अलावा इसको किसने लॉन्च किया है एंड ये किस क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है, या आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया या फिर नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया या किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से रिलेटेड। तो पीएम किसान जो स्कीम है तो इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि 6,000 रुपये हर फार्मर को यहाँ पर दिए जाते हैं साल भर के अंदर। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर देखे हो तो मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट था, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर भी यही था कि हम फ्री के अंदर लोगों को यहाँ पर पैसे दें ताकि वो कुछ यहाँ पर ख़रीद सकें, जो अपनी एक्टिविटीज़ है वो चालू कर सकें एंड उनका मेन जो एक लॉन्ग रन के अंदर उनका यहाँ पर जो प्रॉफिट है उनका यहाँ पर फ़ायदा ही होता है। तो पीएम किसान सम्मान निधि है तो उससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि किसकी स्कीम है, तो प्रॉपर सेंटर गवर्नमेंट की यहाँ पर स्कीम है, मतलब सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि जो भी 100% पैसा होगा वो सब कहाँ से आएगा, सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। एंड सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर ये जो स्कीम है यहाँ पर चलाई जा रही है। एंड जो इसके अंदर बेनिफिशियरी होंगे उसको कौन आइडेंटिफाई करेगा, तो जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है तो वो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो बेसिकली स्कीम है 2019 इलेक्शन से पहले अनाउंस की गई थी, जिसके अंदर कैप रखा गया था कि अगर किसी की जो फार्म होल्डिंग है वो 2 हेक्टेयर से यहाँ पर कम है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन जब जो सरकार बन गई उसके बाद इन्होंने कराया कि ऐसी कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी, चाहे किसी के पास कितनी भी ज़मीन हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द लैंड, सबको यहाँ पर 6,000 रुपये पर साल मिलेंगे और ये 6 साल 3 किश्तों के अंदर यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट, तो आपको ये पॉइंट ध्यान होना चाहिए कि ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने अब तक ये स्कीम है जो अपने यहाँ पर लॉन्च नहीं किए, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं, आपको पता होगा सेंटर गवर्नमेंट एंड जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनके बीच कितना टसल यहाँ पर चलता रहता है। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि पैन इंडिया ये स्कीम नहीं है, वेस्ट बंगाल के अंदर अभी तक ये स्कीम यहाँ पर काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास बजट से रिलेटेड। तो बजट का जैसे बेसिकली जैसे आपको याद होगा कि बजट के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि मनी कहाँ से आता है, मनी कहाँ पे जाता है। तो पर जो रुपये आता है उसका अगर हम डिवाइड करें कि सबसे ज़्यादा मनी हमारे पास कहाँ से आ रहा है तो उसकी रैंकिंग है। अगर आपको अब इस एग्ज़ाम के लिए 2020 के जो एग्ज़ाम है उनके लिए तो आपको 2020 का बजट यहाँ पर तैयार करना है, लेकिन ऐसे बैकग्राउंड तो मैंने जैसा आपको बोला था हम 2019 से ही सब यहाँ पर कवर करेंगे। तो 2019 की जो बजट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह थी वो भी मैं आपको कोर्स के अंदर कवर कराऊंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह थे, जो भी इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स थे, वो सब भी हम इकोनॉमी वाले जो कोर्स मैं आपके लिए बनाऊंगा तो उसके अंदर यहाँ पर कवर करेंगे। तो हाईएस्ट मनी कहाँ पे आता है जो हमारा बजट है उसके अंदर, तो हाईएस्ट मनी आता है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी का जो कलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा पैसे उससे आते हैं। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट टैक्स से एंड उसके बाद आता है यहाँ पर बोरोविंग से एंड लास्ट के अंदर आता है इनकम टैक्स से। तो इनकम टैक्स का जो पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपसे रैंकिंग पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टैक्स है वो किस किस से आता है हमारे पास। एंड नेक्स्ट है हमारे पास मनी सबसे ज़्यादा जाता कहाँ पर है, तो हाईएस्ट मनी गोज़ टू स्टेट, जो स्टेट के पास जाता है। जो डिवोल्यूशन होता है, जो 42% जो सेंटर का पैसा है, जो 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद स्टेट को जाता है, तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, स्टेट के पास जाता है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं हम बोरोविंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर लेते हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पर जाता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर जाता है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है यूनियन गवर्नमेंट की, तो सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पर जाता है, ठीक है। तो आपको ये रैंकिंग ध्यान रखनी है दोनों की
कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 2 फरवरी से रिलेटेड। तो 2 फरवरी को यहाँ पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड जो 2019 का वर्ल्ड वेटलैंड डे था तो उसकी यहाँ पर थीम क्या थी? थीम इज़ वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज की थीम थी। एंड जो वर्ल्ड वेटलैंड डे ये इसकी जो कन्वेंशन है ये कब एडोप्ट किया गया था? 1971 को 2 फरवरी को ही जो इसकी कन्वेंशन है ये एडोप्ट की गई थी, इसलिए ही 2 फरवरी को यहाँ पर वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज जो डे है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। एंड कन्वेंशन एडोप्ट हुई थी 1971 के अंदर, लेकिन जो इसको फर्स्ट जो डे ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट जो डे सेलिब्रेट किया गया था, तो वो कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 1997 के अंदर ये जो डे है ये यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड वेटलैंड डे से रिलेटेड इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, कब स्टार्ट किया गया था, फर्स्ट बार कब सेलिब्रेट किया गया था, तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास पंजाब से रिलेटेड। जो पंजाब गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करा है? पंजाब गवर्नमेंट ने जो इंडस डॉल्फिन है तो उसको स्टेट एक्वेटिक एनिमल यहाँ पर जो एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो अगर ये ओनली पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड होता तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं होता। ऑफकोर्स अगर पंजाब के स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं देन उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको पता होना चाहिए कि उनका स्टेट जो एक्वेटिक एनिमल है वो यहाँ पर अभी कौन है। तो बेसिकली ये इतने ज़्यादा न्यूज़ में क्यों हो गया था? क्योंकि जो इंडस है, जो ये इंडस डॉल्फिन है, ये नेशनल मैमल है किस कंट्री की? पाकिस्तान की नेशनल ये मैमल है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने और इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने यहाँ पर मिलकर इसका एक सेंसस भी किया था, जो कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस था जो इंडस डॉल्फिन है उनका। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ये और ज़्यादा न्यूज़ में हो जाता है। एंड इसके अलावा ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो IUCN की रेड लिस्ट होती है उस कैटेगरी के अंदर। एंड ये ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। जो पंजाब गवर्नमेंट है, इसके अलावा WWF उन्होंने मिलके फर्स्ट इसका सेंसस यहाँ पर निकाला था। इसके अलावा नेशनल मैमल भी है पाकिस्तान का। तो इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको स्टेटमेंट बेस पे भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है एंड इसका आंसर सही करना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है बायोलॉजिकल स्कैफोल्ड से रिलेटेड। तो बायोलॉजिकल स्कैफोल्ड क्या होता है? तो साइंस एंड टेक के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द स्ट्रक्चर डेट आर मेड अप ऑफ टिश्यूज डेट प्रमोट वाउंड रिपेयर। तो अगर कोई साइंटिफिक टर्म आए तो आपको ध्यान रखना है बायोलॉजिकल स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड का बेसिकली मीन क्या होता है कि आपने जैसा सुना होगा जो हमारे ब्लड है उसके बहुत सारे यहाँ पर 2-3 पार्ट तीन पार्ट होते हैं यहाँ पर, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स वगैरह। तो उसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि वाइट ब्लड जो सेल्स हैं वो जब भी आपके कोई लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वाइट ब्लड सेल्स ऐसे प्रोटेक्टर वहाँ पर काम करते हैं एंड वो उस जगह पर जाते हैं और वाउंड को रिपेयर करने के अंदर मदद करते हैं। तो बायोलॉजिकल स्कैफोल्ड भी क्या है कि ऐसे स्ट्रक्चर है तो उन टिश्यूज से ये बने जो कि जो वाउंड वगैरह हो जाता है, जो आपके घाव वगैरह कहीं हो जाता है, कहीं भी आपके लग जाती है, कहीं भी चोट लग जाती है, तो उसको रिपेयर करने के अंदर ये उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कैटलिस्ट होता है तो कैटलिस्ट क्या करता है? बेसिकली किसी भी रिएक्शन की स्पीड को यहाँ पर बढ़ा देता है। तो वैसे ही बायोलॉजिकल स्कैफोल्ड क्या करता है? जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी मदद यहाँ पर करता है और जो वाउंड रिपेयर होता है उसकी जो प्रोसेस होती है उसको यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है बायोलॉजिकल स्कैफोल्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास केरला से रिलेटेड। तो केरला यहाँ पर फर्स्ट स्टेट यहाँ पर बन गया था ड्रग प्राइस मॉनिटर को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने वाला। तो जो कि यहाँ पर जो भी ये जो मेडिसिन वगैरह होती हैं तो उसकी यहाँ पर जो प्राइसेस वगैरह है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो एंड इसके अलावा कोई भी ज़्यादा रेट पे उनको ना बेच सके, तो उन सबको देखने के लिए यहाँ पर ड्रग प्राइस मॉनिटर की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है केरला फर्स्ट स्टेट था जिसने ये काम यहाँ पर किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है GSAT 31 से रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था एंड देश के लिए काफ़ी बड़ी कामयाबी थी। तो GSAT 31 जो होगा ये इंडिया का 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ पर होगा एंड ये किसके द्वारा सेंड किया जाएगा? जो फ्रेंच गुयाना के द्वारा ये सेंड किया जाएगा। एंड ये किस रॉकेट के द्वारा, किस लॉन्चर के द्वारा यहाँ पर सेंड किया जाएगा? तो एरियन 5 के द्वारा यहाँ पर सेंड किया जाएगा। तो ये अब तक का हैवीएस्ट सैटेलाइट था जो इसरो के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था एंड इसकी जो मिशन लाइफ रहेगी वो रहेगी 15 ईयर्स। एंड ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम हम मिशन भेज रहे हैं, ये रिप्लेस करेगा किस किस को? INSAT 4CR INSAT 4A को यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा जिनकी जो लाइफ है अब यहाँ पर ख़त्म होने वाली थी। एंड इसके अलावा इसका बेसिकली फंक्शन क्या रहेगा? ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा ATMs को, स्टॉक एक्सचेंज को, इसके अलावा DTH सर्विसेज को, इमरजेंसी कम्युनिकेशन के अंदर आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी ये आपको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। एंड इंडिया ने यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ा था? क्योंकि इंडिया को इसको छोड़ना था मैक 3 के द्वारा, लेकिन हमारा जो चंद्रयान वगैरह जो मिशन चल रहे थे उसके अंदर मैक 3 बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजी था, तो उसी को लेके हमने फ्रेंच
के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट किया था, उसके तहत हम लगभग हमारे जो 5 सैटेलाइट है तो वो उनके द्वारा यहाँ पर छोड़े जाएंगे। एंड एक और रीज़न ये भी है कि हम जो सैटेलाइट बना रहे हैं जो जितने ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन उतनी हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है कि हम इतने हैवी सैटेलाइट्स को यहाँ पर अभी लॉन्च कर सकें। तो हमने 5 जो हमारे सैटेलाइट है उनका कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्रेंच सरकार के साथ, तो हमारे 5 सैटेलाइट वो यहाँ पर छोड़ेंगे। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि क्या GSAT-31 ओनली अकेला छोड़ा गया था यहाँ पर, तो अकेला नहीं छोड़ा गया था। GSAT-31 के साथ सऊदी अरेबिया का यहाँ पर हेलास सैटेलाइट था, तो उन दोनों को यहाँ पर एरियन 5 के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया था। एंड इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश यहाँ पर किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 15 साल की इसकी लाइफ रहेगी। जियो स्टेशनरी के अंदर यहाँ पर ये रखा जाएगा, किसको रिप्लेस करेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, किसने यहाँ पर छोड़ा है, कहाँ से छोड़ा है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पर ख़त्म होता है। लास्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो है बिहार से रिलेटेड। तो बिहार ने अभी यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जो लाइव फिश की जो सेल होती है तो उस पर यहाँ पर जो बैन था ये यहाँ पर हटा लिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या हुआ था कि इन्होंने बैन लगा रखा था, देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड और लोगों को और भी ज़्यादा यहाँ पर जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो ये बैन था इन्होंने यहाँ पर हटा लिया था। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, देन आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही वीडियो आगे फ्यूचर के अंदर भी मिलते रहें, आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो साथ साथ ही यहाँ पर कवर होता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, जो लोग कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकते हैं या फिर बहुत रिमोट एरिया के अंदर इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो आप उन तक भी ये लेसन पहुँचाइए ताकि वो भी घर बैठे यहाँ पर पढ़ सकें एंड उनको भी यहाँ पर नॉलेज मिल सके। देन वो भी अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकें एंड अपने जीवन को सार्थक बना सकें, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ अवर लेसन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।